व्यवस्था करने वाले हैं। पीड़ित परिवार से अभी हमने मुलाकात करी है और श्रद्धांजलि देने के बाद हमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि आप आगे आने वाले समय में अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें। हम सब आपके साथ हैं, हर सुख दुख में आपके साथ हैं। बस ये समय है अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर चलने का, और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर आपको ऐसी लगती है कि आपके साथ होने वाली है या हो रही है, तो उसकी सूचना आप हमें दे सकते हैं। हमने अपनी टीम का नंबर भी उनको नोट करवाया है। और दूसरे नंबर का ये बच्चा था। 3 लड़के हैं, एक सबसे छोटा है, एक बड़ा है। 16 साल का प्रियांशु था। जिस प्रकार ये घटना हुई है, इससे एक गलत संदेश बाहर जाता है, और उसी चीज़ के चलते समाज में कुछ गलत ना हो जाए, तो उस चीज़ को भी नियंत्रित करने के लिए हम लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं कि कहीं कोई आवेश में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले, या बदले की भावना इस प्रकार ना उसके अंदर आ जाए कि वो कानून अपने हाथों में ले ले। सर पूर्वांचल बहुत में चीज़ें बैलेंस करने के सर बाद पूर्वांचल में लगातार हत्याएं हो रही है जिस तरह से, इस पर क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के बारे में? ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कहीं पर मीडिया कुछ दिखाने का काम कर रहा है, तो जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं वो उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हैं। तो मैं तो आप लोकल न्यूज़ चैनल्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग ये छोटी छोटी घटनाएं दिखाने का काम करते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपकी दिखाई हुई ये न्यूज़ आगे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। और लॉ एंड ऑर्डर के ख़राब व्यवस्था यहाँ से भी झलकती है कि मीडिया में आवाज़ उठाने वाले वो सच्चे और ईमानदार रिपोर्टर्स की आवाज़ भी ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है। अब तो पत्रकारों की भी हत्या हो रही है। पत्रकारों की आवाज़ जब ऊपर नहीं पहुंच पाती पत्रकार है, देख लो आप कितने दुर्भाग्य की बात है। यहाँ जो भी आदमी तो आवाज़ यहाँ उठा तो रहा धमकाया है, जाता है हम लोगों पत्रकारों को। आप लोगों से भी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ईश्वर का नाम लेके काम करो। अगर उसने आपका हाथ पकड़ रखा है, कोई आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। हम तक सूचना पहुंचा देना। हम सिर्फ इन लोगों की लड़ाई लड़ने नहीं निकले हैं, हम इंसानियत की लड़ाई लड़ने निकले हैं। और इंसानियत में कहीं ना कहीं आप लोग भी हैं। तो आप लोग ईमानदारी से अपना काम कीजिएगा। कोई भी परेशानी अगर आपको ऐसी लगती है कि आपके साथ होने वाली है या हो रही है, आप हमें बताएं। अगर हम खड़े ना मिले आपके साथ, तो उस दिन आप एक माइक, एक व्यक्ति कम कर सकता है, एक रिपोर्टर कम कर सकता है हमारे सामने से। गगन जी, अभी परिवार से आप बातचीत कर रहे थे, तो जो प्रियांशु का भाई है वो ये बता रहा था कि आरोपी का जो पिता है वो अभी इन्हें परेशान कर रहा है, इनके परिवार को कहीं आ जा रहे हैं तो उनको घेराबंदी कर रहा है, इस तरीके की देखिए, अब तक का हाँ कहा उसने, अब तक का देखो मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुझे आज के बाद का पता है कि आज के बाद इनके ऊपर कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अगर आएगी तो नंबर हमने लिखवा दिया इन्हें, फिर उस समस्या का समाधान भी हम निकालेंगे और उसका सामना भी हम ही करेंगे। इनकी सुरक्षा के लेकर आप प्रशासनिक तौर पर कुछ बातचीत करेंगे या फिर आप कहाँ से सुरक्षा कर पाएंगे इनकी? सुरक्षा तो आज की तारीख में किसी को नहीं मिल पा रही, इन्हें तो तब मिलेगी। आम इंसान को तो तब मिल पाएगी। सुरक्षा किसी को नहीं मिल पा रही। हम तो हर व्यक्ति को यही बताने का काम करते हैं कि आपको स्वयं अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। इस सरकार में आपको स्वयं अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए खड़ा नहीं होने वाला है, कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ने वाला है। आपको स्वयं अपनी लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि सरकार सुरक्षा नहीं कर पाई लोगों की? नहीं कर पा रही साहब। अगर कर पा रही होती तो आज जो आप क्राइम देख रहे हैं, और उसके बाद न्याय का रेशियो कितना है। एक तरफ घटना हो रही है और घटना होने के बाद किसको इंसाफ मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। आप एक बार रेशियो निकाल कर देखें, आपको पता चल जाएगा कि सरकार सुरक्षा देने में सामर्थ्य रखती है या नहीं रखती है। गगन जी, आप पर भी आरोप लग रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा समय से पूर्वांचल में सक्रिय हो रहे हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि गगन जी आते हैं और भौकाल बनाकर यहाँ से चले जाते हैं। यार ये आपके जाने के बाद ये चीज़ें सामने आती हैं, तो क्या कहेंगे आप? ये भौकाल है या फिर आप सक्रिय जो हुए हैं उसमें काम भी कुछ कर रहे हैं? राजनीति एक ऐसा विषय है जहाँ पर अच्छा काम भी करोगे ना तो दाग लगेगा, और हमें कौन क्या कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि जिसके दरवाजे पर हमने दुख के समय में पैर रखा, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। और रही बात भौकाल की, अगर मेरे साथ 4 लोग आ जाते हैं तो उसे भौकाल नहीं कहते साहब। वो 4 लोग समझते हैं कि अब हम सही इंसान के साथ चल रहे हैं। और ऐसे तो फिर महात्मा गांधी जी का, स्वामी विवेकानंद जी का क्या भौकाल रहा होगा एक समय पर, उसे भौकाल नहीं कहते। वो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे।
वो इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर निकले थे। सर, तो उनके साथ लोग जुड़े थे। कुछ ऐसी चीजें उसे जब आप भौकाल नहीं करेंगे कह तब तो सकते। यकीन होगा ना, जिनको ये लग रहा है कि आप भौकाल बनाने आए हैं, उनको करके आप दिखाएंगे तब तो उन्हें एक बात लगेगा ना। बताइए, जिनके पास ताकत है वही आज कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे पास तो कलम की ताकत भी नहीं है आज की तारीख में, उसके बावजूद भी हम अपनी जान हथेली पर रखकर हर सुख दुख में हर व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करते हैं। आपको पता है हमें कितना खतरा है इस चीज में? इतना खतरा एक पत्रकार भाई को भी नहीं होगा, मेरे उस पीड़ित परिवार को भी नहीं होगा जिसके साथ घटना हुई है, जितना खतरा हमें आज की तारीख में रहता है अपने घर की दहलीज के बाहर पैर रखते हुए। लेकिन सर, फिर भी हम आ रहे हैं ना। सर, अहिर रेजिमेंट लेकर क्या आपका ओपिनियन है? अहिर रेजिमेंट एक ऐसी लड़ाई है, जिस प्रकार देश में तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था बनी हुई है, उसी प्रकार यादव समाज की भी कई वर्षों से ये मांग चलती आ रही है कि जाति आधारित रेजिमेंट्स की अगर व्यवस्था बनी हुई है तो हमें भी उसमें हिस्सा दिया जाए और हमारी भी जाति आधारित रेजिमेंट बनाई जाए। सर, तमाम जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी भी रेजिमेंट बने, यादव समाज की भी रेजिमेंट पहले आप यादव, जितना देश भर के यादव 35 करोड़ के आसपास उनकी संख्या आ रही है, एक कंक्लूडिंग तो हो जाए कितने हैं यादव हैं, वही अपने को अहिर मानते हैं, कहीं कहीं एससी मानते हैं, सरकार ने बनाया है हिमाचल में, कहीं कहीं बंगाल में जाएंगे तो वहाँ अपने आप को सवर्ण समझता है यादव, तो कैसे अहिर रेजिमेंट में शामिल होगा? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। यहाँ विषय SC OBC जनरल का नहीं होना चाहिए। यहाँ विषय ये है कि यादव समाज को कमजोर बनाने के लिए अलग अलग प्रदेशों की सरकार ने अलग अलग प्रकार से दिमाग लगाने का काम किया है। आप समझ रहे हैं, आज मैं आपके पूर्वांचल में आकर एक बात कहना चाहूँगा और इसे आप बड़े गौर से समझने का प्रयास करें। यादव कभी कमज़ोर था ही नहीं, यादव मार्शल रेस थी। मार्शल रेस होता है लड़ने वाली कौम। जाति आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था बनी हुई है, उसी प्रकार यादव समाज की भी कई वर्षों से ये मांग चलती आ रही है कि जाति आधारित रेजिमेंट्स की अगर व्यवस्था बनी हुई है तो हमें भी उसमें हिस्सा दिया जाए और हमारी भी जाति आधारित रेजिमेंट बनाई जाए। तमाम जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी भी रेजिमेंट बने, यादव समाज की भी रेजिमेंट। पहले आप यादव, जितना देश भर के यादव 35 करोड़ के आसपास उनकी संख्या आ रही है, एक कंक्लूडिंग तो हो जाए कितने हैं यादव हैं, वही अपने को अहिर मानते हैं, कहीं कहीं एससी मानते हैं, सरकार ने बनाया है हिमाचल में, कहीं कहीं बंगाल में जाएंगे तो वहाँ अपने आप को सवर्ण समझता है यादव, तो कैसे अहिर रेजिमेंट में शामिल होगा? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। यहाँ विषय SC OBC जनरल का नहीं होना चाहिए। यहाँ विषय ये है कि यादव समाज को कमजोर बनाने के लिए अलग अलग प्रदेशों की सरकार ने अलग अलग प्रकार से दिमाग लगाने का काम किया है। आप समझ रहे हैं, आज मैं आपके पूर्वांचल में आकर एक बात कहना चाहूँगा और इसे आप बड़े गौर से समझने का प्रयास करें। यादव कभी कमज़ोर था ही नहीं, यादव मार्शल रेस थी। मार्शल रेस होता है लड़ने वाली कौम। अंग्रेज़ों ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि यादव जार मार्शल रेस, ये लड़ाकू लोग हैं। लेकिन ये जो लड़ाकू लोग थे, इनको राजनीति के चलते कई लोग शूद्र बताने का काम करते हैं, कई लोग क्षत्रिय बताने का काम करते हैं। एक चीज आप गांठ बांध लेना, मार्शल रेस उसे कहा जाता है जो क्षत्रिय होते हैं, जो लड़ते हैं, जो लड़ाकू होते हैं। तो हम लोग क्षत्रिय हैं। और आप क्षत्रिय पे अगर सवाल उठाएंगे तो महाभारत जब हुई थी वो किसने लड़ी थी? कौन सी वो सेना थी? नारायणी सेना। किसकी थी वो? यादवों की थी। तो युद्ध किसने लड़ा? यादवों ने लड़ा। युद्ध कौन लड़ता है? क्षत्रिय लड़ते हैं। तो हमसे बड़ा क्षत्रिय कौन? लेकिन राजनीति ने हमें इतना खराब कर दिया है कि हम कैसे लड़ता सर? भीमा कोरेगांव में हुआ, महार लोगों ने लड़ा है लड़ाई पेशवाओं से। मैं आपको नारायणी सेना वाली बात बता रहा हूँ। नारायणी सेना जब थी, महाभारत के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ आपको। उस समय तो बुद्ध के लड़ाई तो आज की तारीख में हर व्यक्ति लड़ने का काम कर रहा है। आप समझिए कि डिवाइड कैसे कर रहे हैं। यहाँ मैं एक ही आइडियोलॉजी सबको देने का काम करता हूँ कि आप लड़ाकू हैं, ठीक है, लेकिन कृष्ण क्या कहता है? कृष्ण कहते हैं ना क्षत्रिय, ना स्वर्ण, ना शूद्र, ना वैश्य। हर व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण है। हर व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण है। आप जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बन गए स्वर्ण। जब आपके ऊपर, आपके जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या का समाधान आप खुद करते हैं, आप लड़ते हैं, तो आप क्या बन गए? क्षत्रिय। जिस वक्त आपको कुछ खरीदना होता है, कुछ लाना होता है अपने घर, तो पैसे देते हो, पैसे का बड़ा हिसाब रखते हो आपकी कितने रुपए की क्या चीज़ है, तो उस टाइम आप बड़े कैलकुलेशन करते हो, तो क्या बन जाते हो आप? वैश्य।
और अपना मलमूत्र आप खुद ही तो साफ करते होंगे या कोई और आता होगा साफ करने, तो आप क्या बन गए? शुद्ध। तो हर वर्ण हर इंसान के अंदर है, लेकिन आप लोगों को बांटा गया है इन वर्ण व्यवस्थाओं के चक्कर में, तो बटो मत, नहीं तो कटो। फिर अखिलेश जी का आखिर में आवास क्यों धुलाएगा अगर यही बात रही तो? अब आप देख लीजिए, आवास धुलाने वाली जो बात है हम भी धुलवा देंगे एक बार 27 में। बदला ही तो लेना है, ले लेंगे। अब इस पर क्या जवाब दूं मैं आपको?